तो आज हमारे सामने एबीएम प्रोजेक्ट का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा दस्तावेज है। इसका नाम है स्टे सेफ, स्टे सब्सटेंस फ्री। और पहली नजर में तो ये किसी भी आम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जैसा ही लगता है। मतलब वही सब, तंबाकू, गुटखा, शराब पर रोक। बिल्कुल, जो हर जगह होता है। हाँ, लेकिन जब हम इसकी गहराई में उतरे तो पता चला कि ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। ये एक पूरी साइकोलॉजी है कि किसी भी वर्क प्लेस पर एक असरदार सुरक्षा कल्चर, मतलब एक माहौल कैसे बनाया जाए। सही बात है। अक्सर ऐसी नीतियां बस एक औपचारिकता बन के रह जाती हैं। जी। लेकिन इस दस्तावेज में जो दिलचस्प है वो है इसका तरीका। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या नहीं करना है। अच्छा। ये लोगों की सोच को बदलने की कोशिश करता है। इसमें कानूनी सख्ती भी है, मनोविज्ञान भी है और सबसे जरूरी एक मानवीय पहलू भी है। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ये प्रोग्राम शुरू कैसे होता है? आमतौर पर ऐसी ट्रेनिंग तो एक बोरिंग पावरपॉइंट स्लाइड से शुरू होती है। हाँ, जिस पर कंपनी की पॉलिसी लिखी होती है। बिल्कुल। पर ये लोग कुछ अलग करते हैं। हाँ, वो एक सवाल से शुरू करते हैं। एक सवाल से जी। वे पूछते हैं, आप में से कितने लोग किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसकी जिंदगी पर तंबाकू या शराब का बुरा असर पड़ा हो? और बस ये एक छोटा सा सवाल पूरी बातचीत का माहौल ही बदल देता है। कैसे? मतलब ये तो एक आम सा सवाल लगता है। ये चर्चा को कंपनी के नियम से हटाकर हमारी अपनी जिंदगी पर ले आता है। अच्छा। जैसे ही लोग हाथ उठाते हैं ना, उन्हें एहसास होता है कि वो अकेले नहीं है। ये एक मैनेजमेंट बनाम कर्मचारी वाली बात नहीं रहती, बल्कि एक हम सब की साझी समस्या बन जाती है। यहीं से सहानुभूति और एक जुड़ाव पैदा होता है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। मतलब ये कि नियम मानने की मजबूरी को एक साझा जिम्मेदारी में बदल दिया जाता है। बिल्कुल। और इसी के ठीक बाद वे एबीएम प्रोजेक्ट की जीरो टॉलरेंस नीति को सामने रखते हैं। इसमें कोई गोलमोल बात नहीं है, साफ साफ लिखा है। तंबाकू मतलब सिगरेट, गुटखा, खैनी, सब कुछ। शराब मतलब बियर, वाइन, कुछ भी। और वो इसे सिर्फ कंपनी के नियम की तरह पेश नहीं करते। नहीं, वो तुरंत भारत के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 और फैक्ट्री एक्ट का हवाला देते हैं। अच्छा, तो इसे कानूनी आधार भी देते हैं। हाँ, इससे कर्मचारियों को ये संदेश जाता है कि ये सिर्फ एबीएम का कोई अंदरूनी नियम नहीं है, ये देश का कानून है। इससे पॉलिसी का वजन और गंभीरता दोनों बढ़ जाती है। सही बात है। तो शुरू में ही माहौल को पर्सनल और गंभीर बना देना ये एक अच्छा पहला कदम है। लेकिन इसके बाद असल मुद्दे पर आना भी जरूरी है। ये प्रोग्राम लोगों को ये कैसे समझाता है कि गुटखा या शराब की एक छोटी सी आदत भी पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी आफत बन सकती है? वो सीधे सीधे स्वास्थ्य के खतरों पर आते हैं, लेकिन इससे स्कूल की हेल्थ क्लास की तरह नहीं बताते। अच्छा। तो सिर्फ मुंह के कैंसर का डर नहीं दिखाते। तो फिर क्या करते हैं? वो इस बात पर जोर देते हैं कि निकोटीन की लत आपका ध्यान कैसे भटकाती है, और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ध्यान भटकना वो जानलेवा हो सकता है। और सिगरेट के बारे में भी उनका नजरिया अलग है। मतलब फेफड़ों के नुकसान की बात तो है ही है, बिल्कुल है, लेकिन उनका मुख्य फोकस साइट पर आग लगने के खतरे पर है। एक छोटी सी चिंगारी और सब कुछ खत्म। बिल्कुल। ये एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या से कहीं ज्यादा एक सामूहिक सुरक्षा का खतरा बन जाता है। सही कहा। और जब शराब की बात आती है तो वो सिर्फ नशे में होने के खतरों पर नहीं रुकते, वे हैंगओवर के असर पर भी उतनी ही गंभीरता से बात करते हैं। हैंगओवर, ये तो एक दिलचस्प पॉइंट है। बहुत दिलचस्प। कोई वर्कर शायद काम पर पीकर ना आए, लेकिन अगर वो पिछली रात की पार्टी के बाद हैंगओवर में है तो उसका रिएक्शन टाइम धीमा होगा, उसका जजमेंट खराब होगा। और भारी मशीनरी चलाते वक्त ये तो एक चलती फिरती तबाही है। एग्जैक्टली। इस दस्तावेज में एक आंकड़ा दिया गया है जो मुझे सच में चौंका गया। कौन सा? लिखा है कि इन पदार्थों के सेवन से काम पर चोट लगने का खतरा 20% से 50% तक बढ़ जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। लेकिन क्या इस तरह के आंकड़े सच में कर्मचारियों पर असर डालते हैं? कई बार लोग सोचते हैं, अरे ये मेरे साथ नहीं होगा। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही इस प्रोग्राम की खूबी है। वो सिर्फ आंकड़े नहीं फेंकते, तो वो उस आंकड़े को उस कर्मचारी के रोज के काम से जोड़ते हैं। वो एक काल्पनिक स्थिति बनाते हैं। जैसे कल्पना कीजिए, एक क्रेन ऑपरेटर है जिसने गुटखा खाया हुआ है। उसे अचानक थूकने की जरूरत पड़ती है। वो 1 सेकंड के लिए अपना ध्यान लीवर से हटाकर खिड़की से बाहर थूकता है, और उसी 1 सेकंड में नीचे लटक रहा लोड किसी चीज से टकरा जाता है। बिल्कुल। वो आंकड़े को इस तरह की कहानियों से व्यक्तिगत और असली बना देते हैं। हाँ, या फिर वो उदाहरण देते हैं कि शराब से शरीर में पानी की कमी मतलब डिहाइड्रेशन होती है।
अब ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन एक गर्म कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां मजदूर धूप में मेहनत कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन से हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये कनेक्शन बनाना ही इस प्रोग्राम को असरदार बनाता है। और ये सब एक तरफा लेक्चर की तरह नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे लोगों को इसमें शामिल करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करवाते हैं। हाँ, दस्तावेज में एक सवाल सुझाया भी गया है। सोचिए, इन पदार्थों का सेवन एबीएम प्रोजेक्ट पर आपके रोज के काम को कैसे प्रभावित कर सकता है। और ये सवाल लोगों को अपने काम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सही बात है। एक वेल्डर सोचेगा कि कैसे उसके कांपते हाथ एक खराब वेल्डिंग कर सकते हैं। एक ड्राइवर सोचेगा कि कैसे उसका ध्यान भटक सकता है। ये ज्ञान को बाहरी जानकारी से बदलकर एक अंदरूनी एहसास बना देता है। तो अब तक उन्होंने समस्या की गंभीरता को अच्छी तरह से समझा दिया है, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा तो अब आता है, इसे लागू करना। हाँ, असली चुनौती। तो ये प्रोग्राम इस चुनौती से कैसे निपटता है? यहाँ भी वो पूरी तरह स्पष्ट है, कोई ढिलाई नहीं। नियम तोड़ने के परिणाम साफ साफ बताए गए हैं। पहली बार चेतावनी, फिर सस्पेंशन और आखिर में नौकरी से निकालना। हाँ, ये दिखाता है कि कंपनी इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है। लेकिन मुझे जो हिस्सा पढ़कर थोड़ी हैरानी हुई वो था गुमनाम रूप से रिपोर्ट करने की व्यवस्था। हाँ, ये एक बहुत ही स्मार्ट कदम है। कैसे? ये एक ऐसी संस्कृति बनाता है जहां सुरक्षा सिर्फ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर किसी की जिम्मेदारी है। ये सहकर्मियों को एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, बिना किसी आपसी टकराव के डर के। मतलब ये जासूसी नहीं है, ये एक दूसरे की परवाह करना बन जाता है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ डर और सजा पर ही नहीं रुकते। ट्रेनिंग के बाद एक 5 सवालों का छोटा सा क्विज भी है। और वो क्विज सिर्फ ये देखने के लिए नहीं है कि लोगों ने ध्यान से सुना या नहीं। उसका एक और मकसद है। क्या? जब आप खुद किसी सवाल का जवाब देते हैं, जैसे कि सेकेंड हैंड स्मोक से क्या खतरा है या शराब आपके रिएक्शन टाइम को कैसे प्रभावित करती है, तो वो जानकारी आपके दिमाग में और पक्की हो जाती है। मतलब ये सिर्फ नियमों को रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के क्यों को समझना है। बिल्कुल ठीक है, तो नियम सख्त हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि सबने उन्हें समझ लिया है। लेकिन यहाँ से प्रोग्राम एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेता है। हाँ, और शायद यही इस प्रोग्राम को खास बनाता है। वो सिर्फ सजा पर नहीं रुकते। वो इस बात को समझते हैं कि ये आदतें, खासकर निकोटीन की लत, छोड़ना आसान नहीं है। जी, कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा विकल्पों और मदद पर केंद्रित है। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं, तो आपको बदले में कुछ देना भी होगा। तो वे क्या विकल्प देते हैं? क्या है वो ऑप्शंस? वे ठोस रणनीतियां बताते हैं, जैसे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में जानकारी देना या ऐसे मोबाइल ऐप्स के बारे में बताना जो आदत छोड़ने में मदद करते हैं। मतलब सिर्फ मत करो कहने से आगे बढ़कर ऐसे छोड़ो का रास्ता दिखाते हैं। सही कहा। और वे इसे सिर्फ सुझावों तक ही सीमित नहीं रखते। नहीं, वे असल संसाधन भी मुहैया कराते हैं। जैसे दस्तावेज में भारत की राष्ट्रीय तंबाकू छोड़ो हेल्पलाइन का नंबर साफ साफ दिया गया है, 100112356। ये एक ठोस कार्रवाई करने लायक कदम है। इसके अलावा वे इस बात को भी पहचानते हैं कि लोग अक्सर तनाव से निपटने के लिए इन चीजों का सहारा लेते हैं। सही बात है। इसलिए वे तनाव कम करने के स्वस्थ तरीके भी सुझाते हैं, जैसे काम के बीच में छोटा सा हाइड्रेशन ब्रेक लेना या कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना। मतलब आप सिर्फ एक बुरी आदत को हटा नहीं सकते, आपको उसकी जगह एक अच्छी आदत को लाना पड़ता है। बिल्कुल, ये व्यवहार में स्थायी बदलाव लाने की कोशिश है। और कार्यक्रम के अंत में वे एक बहुत ही दिलचस्प चीज करते हैं, एक स्वैच्छिक प्रतिज्ञा। हाँ। सभी कर्मचारियों को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है कि वे साइट को सुरक्षित और नशा मुक्त रखने में सहयोग करेंगे। पर अगर ये पॉलिसी अनिवार्य है, तो इस स्वैच्छिक प्रतिज्ञा का क्या मतलब? ये एक मनोवैज्ञानिक टूल है, बहुत पावरफुल। कैसे? जब आप किसी चीज पर हस्ताक्षर करते हैं, खासकर सबके सामने, तो आप एक सार्वजनिक प्रतिबद्धता बना रहे होते हैं। ये अब सिर्फ मैनेजमेंट का नियम नहीं रह जाता, ये आपका अपना वादा बन जाता है। अच्छा। ये टीम में एक हम सब इसमें साथ हैं वाली भावना पैदा करता है, और ये भावना किसी भी नियम पुस्तिका से ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो कार्यक्रम हो गया, प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर हो गए, ज्यादातर कंपनियां यहीं पर रुक जाती हैं। हाँ, काम खत्म। लेकिन ये दस्तावेज दिखाता है कि असली काम तो अब शुरू होता है। ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी ताकत इसका फॉलो अप सिस्टम है। वो इसकी सफलता को मापते हैं। मापते हैं? कैसे? क्या तरीके हैं उनके पास? पहला, ट्रेनिंग से पहले और बाद में सर्वे करना। ओके।
इससे उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि लोगों के ज्ञान और रवैये में कितना बदलाव आया है। क्या वे खतरों को बेहतर ढंग से समझते हैं? क्या वे कंपनी की नीति का समर्थन करते हैं? ये फौरन मिलने वाला फीडबैक है। और ये सिर्फ सर्वे तक ही सीमित नहीं है। नहीं, वे अगले 3 से 6 महीनों तक साइट पर होने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं और कर्मचारियों की अनुपस्थिति के आंकड़ों पर भी नजर रखते हैं। और यही असली परीक्षा है। यही असली परीक्षा है। क्या दुर्घटनाएं सच में कम हुई? क्या कम लोग बीमार पड़ रहे हैं? ये डेटा उन्हें बताता है कि कार्यक्रम का जमीन पर कोई वास्तविक ठोस असर हो भी रहा है या नहीं। मतलब ये एक निरंतर सुधार का चक्कर है। बिल्कुल, ये एक लिविंग प्रोसेस है। और 1 महीने बाद एक फॉलोअप सत्र की भी योजना है। ये मुझे बहुत जरूरी लगा, बहुत जरूरी, क्योंकि 1 महीने में असली चुनौतियां सामने आती हैं। हो सकता है कुछ कर्मचारियों को आदत छोड़ने में बहुत मुश्किल हो रही हो। हाँ, या हो सकता है लीटी को लेकर उनके मन में कुछ नए सवाल हो। सही बात है। ये फॉलोअप सत्र दिखाता है कि कंपनी सिर्फ एक बार ट्रेनिंग देकर अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं समझती, वे सच में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये विश्वास बनाता है। तो इस पूरे दस्तावेज को खंगालने के बाद हमारे हाथ क्या लगता है? एक बात तो साफ है। क्या? कि एक असरदार सुरक्षा कार्यक्रम सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं हो सकता। उससे लोगों से जुड़ना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा, उनकी मदद करनी होगी और लगातार खुद को बेहतर बनाना होगा। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये मॉडल दिखाता है कि एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति 3 स्तंभों पर खड़ी होती है। 3 स्तंभ। पहला, खतरों के बारे में साफ और रिलेटेबल तरीके से बात करना। दूसरा, नीतियों को लगातार और बिना भेदभाव के लागू करना। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कर्मचारियों की भलाई के लिए असली समर्थन देना। जब ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं, तभी एक वाकई सुरक्षित और स्वस्थ वर्कप्लेस बनता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। कार्यक्रम में उस स्वैच्छिक प्रतिज्ञा का जिक्र है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी बॉस के थोपे गए नियम और एक ऐसे सुरक्षा मानक जिसके लिए पूरी टीम स्वेच्छा से एक दूसरे से वादा करती है, के बीच मनोवैज्ञानिक रूप से कितना बड़ा अंतर होता है। बहुत बड़ा। किसी नियम के प्रति ये अपनेपन की भावना, ये ओनरशिप लंबे समय में हमारे व्यवहार को कैसे और कितना बदल सकती है।